हाय एवरीवन, माय नेम इज आदर्श मिश्रा एंड आप देख रहे हैं यूथ नेशन कोडर्स। आज हम लोग बात करने वाले हैं प्लेसमेंट ड्राइव एमसीक्यूज इन पाइथन के पार्ट 14 के बारे में, जिसमें हम लोग देखेंगे अपने पूरे के पूरे 30 एमसीक्यूज, जिनको एक एक करके हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो पहले चेक कर लेते हैं 30 एमसीक्यूज हैं कि नहीं हमारे पास। तो हमारे पास पूरे 30 एमसीक्यूज यहाँ पे प्रेजेंट हैं, इनको एक एक करके सॉल्व करेंगे हम लोग। और मान लो कोई क्वेश्चन नहीं भी आता है तो देख लेंगे उसका आंसर कैसे निकालते हैं, एक ट्रिक्स होती है निकालने की। ठीक है, चलिए पहले आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे और देखते हैं क्या कह रहा है कि व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड। यहाँ पे हमें t इज इक्वल टू एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग दी गई है, स्ट्रिंग के अंदर कुछ लिखा हुआ है। अभी जो भी लिखा है इस पे मैं अभी बाद में आता हूँ। फिर हम कर क्या रहे हैं, यहाँ पे t को ऐसे ही लिखा रहने दे रहे हैं, फिर यहाँ पे हम लोग परसेंट का साइन लगा रहे हैं और इस तरह से कुछ वैल्यूज जो है डिक्शनरी में वो यहाँ पे पास कर दे रहे हैं। तो ये हम लोग कब यूज करते हैं, आपको याद होगा मैंने आपको एक वीडियो बताया था, इसमें मैंने आपको बताया 3 वेज टू प्रिंट, 3 तरीके जिससे हम प्रिंट स्टेटमेंट का यूज कर सकते हैं। तो उसमें यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर वाला मेथड है। ठीक है, इसको हम लोग कैसे यूज करना है, तो देखो जहाँ पे जो भी टी की वैल्यू है इसको हम अगर उठा के सिंपल ऐसे उठा के यहाँ पे इस जगह रख दें टी की जगह। ठीक है, तो ये हमारा कुछ इस तरह से बन जाएगा। तो हम जब भी लिखते नहीं ऐसे प्रिंट PRINT एंड देन हम ब्रैकेट बनाते हैं, तो आपको हल्का फुल्का समझ में आ रहा होगा इसका मतलब अब क्या है। तो अगर हम ऐसा लिखें, ठीक है, एंड ये वाला ब्रैकेट सबसे बाद में होता है, फिर हम लोग यहाँ पे क्या लगाते हैं, परसेंट का साइन लगाते हैं एंड जो भी हम यहाँ पे वैल्यूज दे रहे हैं इनकी जगह जो डिक्शनरी के अंदर वैल्यूज हम प्रोवाइड करते हैं ये रिप्लेस हो जाती है। तो ओवरऑल हमारा ये सीन यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे प्रिंट को हटा देते हैं और समझते हैं कि यहाँ पे हमारा आंसर क्या आएगा। तो पहले किस में यहाँ पे हमसे क्या कह रहा है कि परसेंट एस मतलब एक हमारी स्ट्रिंग होगी, परसेंट एस मतलब स्ट्रिंग, परसेंट डी मतलब हमारा इंटीजर। ठीक है, तो परसेंट एस मतलब हमारी स्ट्रिंग होगी, ए नाम से, ए नाम की के सामने जो भी वैल्यू होगी हमारी डिक्ट में डिक्शनरी में वो वाली स्ट्रिंग वैल्यू उठा लो। तो ए के सामने क्या पड़ा है, हेलो पड़ा है, तो हमारा हेलो उठ जाएगा और हेलो हमारा यहाँ पे इस जगह हेलो आ जाएगा। फिर आएगा एक कॉमा, कॉमा का मतलब यहाँ पे क्या है, कॉमा का मतलब है यहाँ पे कि एक स्पेस, बट यहाँ पे कॉमा भी हमारा प्रिंट हो सकता है क्योंकि हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक कोट्स के अंदर इस कॉमा को लगा रहे हैं। तो इसका मतलब ये कॉमा के तरीके ट्रीट होगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, हेलो कॉमा। फिर हम क्या कर रहे हैं, परसेंटेज मतलब एक और स्ट्रिंग वैल्यू उठाओ जिसका की बी हो। तो देख लो बी के सामने क्या पड़ा है, वर्ड पड़ा है, तो वर्ड आ जाएगा, तो हेलो कॉमा वर्ड आ गया मेरा। फिर दोबारा परसेंटेज ऐसे और सी की वैल्यू उठा रहे हैं, सी में हमारा क्या पड़ा है, यूनिवर्स पड़ा हुआ है। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, हेलो कॉमा वर्ड कॉमा यूनिवर्स, यही हमारा प्रिंट हो जाएगा। तो क्या प्रिंट हो जाएगा, हेलो कॉमा वर्ड कॉमा यूनिवर्स। तो ऑप्शन नंबर ए मुझे बिल्कुल सही यहाँ पे लगा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं और देखते हैं ये हमसे क्या कह रहा है। ये हमसे कह रहा है व्हाट विल द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड, जहाँ पे ए नाम की मेरी 2x2 की एक मैट्रिक्स है और बी मेरी 2x2 की एक मैट्रिक्स है। तो एक बड़ा सा यहाँ पे इक्वेशन दिया गया है कि हमें ये फलाना काम करना है, कब करना है, जब हमारा एक ये लूप होगा और इसके अंदर एक और इसका इनर लूप, ये जो हमारा ये लूप है इसको मैंने ड्रैग करा, ये आउटर लूप है, इसके अंदर एक और लूप चल रहा है, इनर लूप वो कौन सा है, ये वाला। तो इस पे आते हैं क्या कह रहा है, फॉर रो इन रेंज 3, तो रो की वैल्यू पहले 0 होगी, 1 होगी, 2 होगी, और हर एक रो की वैल्यू के लिए ये कॉलम वाला लूप चलेगा। तो कॉलम की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 1 एंड 2, क्योंकि भी 3 तक की रेंज पे चल रहा है। तो इसका मतलब रो और कॉलम अगर हम यहाँ पे देखना चाहें तो रो कॉलम की एक साथ वैल्यू क्या होगी, पहले रो 0 होगी, तो 0 0, कॉलम की वैल्यू 0 है, फिर कॉलम की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो 0 1 0 2, अगली बार रो की वैल्यू 1 बढ़ जाएगी तो 1 0 1 1 1 2, फिर अगली बार रो की वैल्यू एक और बढ़ जाएगी तो जाएगा 2 0 2 1 2 2। तो हमारी इस तरह से ये लूप चलेगा, इन दोनों लूप से हमें ये वैल्यूज मिलने वाली है रो और कॉलम की। ठीक है, तो पहले हमें क्या मिल जाएगा, रो हमारी फिक्स हो गई 0 पे और कॉलम हमारा फिक्स हो गया 0 पे। तो हमसे क्या कह रहा है कि हमारी बी वाली जो मैट्रिक्स है इसमें बी के 0 0 पे देखो क्या पड़ा है, तो बी के 0th इंडेक्स पे मतलब ये, और इसका 0th इंडेक्स क्या है मतलब 3, तो 3 पड़ा हुआ है। उसका मल्टीप्लाई कर दो किससे, ए के 0 0 से, ए का 0 0 मतलब ए के 0th इंडेक्स पे ये पड़ा है, और इस पर्टिकुलर ए के 0 इंडेक्स के अंदर एक और 0 इंडेक्स देखना, मतलब यहाँ पे यहाँ पड़ा है 1, तो 3 इंटू 1 कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो उस 3 को उठाओ और सिंपल हम एक लिस्ट में रख दो, तो 3 आया, सिंपल लिस्ट में रख दिया। अगली बार हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे रो तो वैल्यू, रो की वैल्यू तो 0 ही रहेगी क्योंकि आउटर लूप है, अंदर वाला लूप की वैल्यू क्या है, कॉलम की वैल्यू 1 बढ़ जाएगी, तो हमारी रो कॉलम की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 1। तो ये क्या कह रहा है, बी के 0 1 की वैल्यू उठाओ, बी का 0 इसका 1 मतलब ये 3 उठ गया, फिर ए का 0 1 उठाओ, मतलब ए का 0 और 1 मतलब ये, तो 3 2 जा 6, तो अगली वैल्यू हो जाएगी 6। इसका मतलब उसके बाद हम लोग 3 3 जा 9, फिर 4 4 जा 16, फिर 5 4 जा 20, फिर 6 4 जा 24, मतलब आपस में मैट्रिक्स के एलिमेंट जो है वो मल्टीप्लाई करा रहे हैं जो कि सेम पोजीशन पे पाए जा रहे हैं। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 3 6 9 16 20 24, ये फलाना है, ये पूरा आज हमारा आ जाएगा। ठीक है, आखिर में देख लेते हैं 9 और 5, मतलब 9 5 जा 45 है, तो हमारा आखिरी एलिमेंट 45 आ रहा है, मतलब ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, हमसे क्या कह रहा है,
कि इसका आउटपुट क्या होगा देखते हैं। आर नाम की मेरे पास एक लिस्ट है, ठीक है भैया। ए नाम की मेरे पास एक 2 डायमेंशनल वही मैट्रिक्स है। आप इसको या तो ये कह दो कि ये 2 डायमेंशनल लिस्ट है, या तो इसको मैट्रिक्स कह दो 2x2 की। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, फॉर रो इन ए, तो हम लोग हर एक रो को उठाएंगे, ठीक है। रो का मतलब क्या है, पहले रो की वैल्यू ये होगी, फिर अगली बार रो की वैल्यू ये होगी, अगली बार रो की वैल्यू ये होगी। तो पहली बार रो की वैल्यू क्या हो गई, 0, 10, 20, मतलब रो के अंदर रो एक खुद ही एक लिस्ट है, ठीक है। फिर हम लोग अंदर क्या कर रहे हैं, फॉर कॉलम इन रो, मतलब जो हमने लिस्ट उठाई है ऊपर वाले लूप से, उसमें एक एक एलिमेंट को उठाना है। तो एक एक एलिमेंट मतलब कहाँ आ जाएगा, सिव हो जाएगा COL में। तो COL की वैल्यू पहले 0 होगी, फिर 10 होगी, फिर 20 होगी। हम लोग कर क्या रहे हैं, हमारी आर नाम की जो लिस्ट पहले से बनी हुई है उसमें अपेंड कर रहे हैं कॉलम प्लस 10। तो जो हमारी कॉलम की वैल्यू है जो भी हमें यहाँ से मिलेगी, कॉलम की 0 होगी, फिर 10 होगी, फिर 20 होगी, इसमें 10 को ऐड करके हम अपने आर वाली लिस्ट में आगे जोड़ दे रहे हैं। तो 10 प्लस 0 कितना है, 10, तो 19, 10 यहाँ पे आ गया मेरा। इसके बाद 10 प्लस 10 कितना हो जाएगा, 20, तो 10, 20। इसके बाद 20 प्लस 10 कितना, 30। तो यहाँ पे मतलब हर बार 10-10 जुड़ रहा है हर एक एलिमेंट पे इसके, एक एक करके। इस ए नाम की जो हमारी 2x2 की मैट्रिक्स है, सारे एलिमेंट में 10-10 ऐड होगा। उसके बाद वो सारे एलिमेंट जो है उठ के हमारे आर नाम की लिस्ट में अपेंड हो जाएंगे। फिर 10, 20, 30, 40 अप टू 90 तक हमारा जाएगा। तो इसको हटा देते हैं, क्योंकि ये तो हम लोग यहाँ पे अपना ड्राई रन कर रहे थे, तो हम लोग ने निकाला हुआ था। तो हर बार हो क्या रहा है कि हमारे आर में जाके वो वैल्यूज अपेंड हो रही हैं, जुड़ जा रही हैं। तो आर में पहले 11 से लेकर 19 तक पड़ा हुआ था, इसके बाद 10, 20, 30 के साथ जुड़ता गया, कहाँ तक गया, 90 तक। हमारा 80 प्लस 10 90 होता है, तो 10 से लेकर 90 तक और एलिमेंट इसमें आके जुड़ गए। अभी हम आर को प्रिंट कर रहे हैं, तो मेरा 11 से लेके पहले 90 तक देख लो कहीं है, 11 से लेके 19 तक ही है। उसके बाद 10 से लेके 90 तक हमने और एक्स्ट्रा एलिमेंट ऐड करे, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो गया यहाँ पे। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। हमसे क्या कह रहा है, ये प्रिंट करने का है, तो ये फॉर्मेट वाला मेथड है, फॉर्मेट स्पेसिफायर मेथड। इस पे देखते हैं ये क्या है, व्हाट विल द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड, ठीक है। तो हमारे पास ये स्ट्रिंग है यहाँ से यहाँ तक, मतलब इसके अंदर जो भी यहाँ पे इनक्लोज्ड है ये हमारा प्रिंट होने वाला है। अब इसकी, अब देखो यहाँ पे अगर हम सिंपल ब्रैकेट लगा दें, तो एक ही तरीका होता है सिंपल ब्रैकेट लगाना, मगर यहाँ पे हमने ब्रैकेट के अंदर कुछ वैल्यूज दी हैं। तो इसका मतलब जो हम वैल्यूज दे रहे हैं इसको ढूंढेगा क्या, इसके करस्पॉन्डिंग कोई वैल्यू है क्या आगे फॉर्मेट के अंदर। देखो तो फॉर्मेट के अंदर क्या ए करके कोई वैल्यू है, तो ए के सामने वैल्यू 2.5 पड़ी, तो 2.5 यहाँ से उठेगा और यहाँ आके प्रिंट हो जाएगा। तो इस ब्रैकेट और ए की जगह क्या हो जाएगा, 2.5। तो हमारा क्या प्रिंट हो जाएगा, 2.5, 2.5 आ गया। इसके बाद एक कॉमा आएगा, कॉमा आ गया। फिर क्या कर रहा है, ब्रैकेट के अंदर 0 पड़ा हुआ है, तो 0 पड़ा हुआ है तो पहले देखो क्या 0 के साथ 0 नाम की कोई की है, 0 नाम की की नहीं है, यहाँ भी नहीं। ए नाम की की है, यहाँ पे ABC नाम की 0 नाम की कोई की नहीं, इसका मतलब 0 इंडेक्स देख रहा है। तो 0th इंडेक्स क्या है, ये रहा 0 इंडेक्स, ये रहा फर्स्ट इंडेक्स, ये रहा सेकंड इंडेक्स। तो 0 इंडेक्स पे 10 पड़ा है, तो 10 को उठाएगा और यहाँ पे 10 प्रिंट कर देगा। तो 10 भी आ गया मेरा। फिर एक कॉमा आएगा, ये हमारा कॉमा आ गया। फिर ABC, मतलब ब्रैकेट के अंदर ABC लिखा हुआ है, तो ABC नाम की है क्या कोई, देखो ABC नाम की की, इसका हमने वैल्यू क्या पड़ी, 1 2, तो 1 2 उठ गया, 1 2 मेरा आ गया। तो हमारा क्या प्रिंट हो जाएगा, मेरा प्रिंट हो जाएगा 2.5, 10, 1 2 एक लिस्ट के अंदर। तो हमारी 3 वैल्यूज प्रिंट हो जाएंगे। अब सवाल ये कि यहाँ पे क्या ये तो कोड्स यहाँ पे प्रिंट होंगे, तो यहाँ पे कोड्स जो है वो बिल्कुल प्रिंट होंगे। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है कि ऑप्शन नंबर डी सही है, फिर बात ये आती है। तो अगर हम यहाँ पे गौर से देखें, तो ऑप्शन नंबर बी पे ये ओपनिंग है और फिर ये क्लोजिंग है, ठीक है कोड्स। यहाँ पे ये भी क्लोजिंग है, यहाँ पे क्लोजिंग है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कोड्स का भी बहुत अच्छी तरीके से ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ पे भी लोग घुमा देता है। फिर इस क्वेश्चन पे आते हैं, थोड़ा सा बड़ा सा क्वेश्चन है। ए नाम की 2x2 मैट्रिक्स है, बी नाम की 2x2 मैट्रिक्स है, ठीक है। हर बार हम करके आ रहे हैं यहाँ पे लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन के अंदर लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन यूज करा गया है। तो मतलब ये काम करो इसके लिए, तो इसके लिए पहले ये सिचुएशन सॉल्व करना पड़ेगा। तो जिप ए कॉमा बी का मतलब क्या है कि जिप ए कॉमा बी मतलब 1 2 3, ये हो जाएगी, मान लो हमारी अगर की, तो हमारी ये हो जाएगी इसके सामने वैल्यू। तो 1 2 3 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 3 3। 4 5 6 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 4 4। पर हम लोग यहाँ पे करके आ रहे हैं, यहाँ पे लूप लगा रहे हैं। लूप किस पे लगा रहे हैं, रो 1 कॉमा रो 2, मतलब इसकी रो 1 उठेगी 1 2 3, इसकी रो 2 में क्या वैल्यू आ जाएगी 3 3 3। अगली बार रो 1 में क्या वैल्यू आ जाएगी 4 5 6, और रो 2 में क्या वैल्यू आ जाएगी 4 4 4, क्योंकि हम लोगों ने जिप फंक्शन का यहाँ पे यूज करा हुआ है, ठीक है। अगली बार रो 1 की वैल्यू हो जाएगी 7 8 9, उसके बाद रो 2 की वैल्यू क्या जाएगी 5 5 5। तो पहली बार में हमारे रो 1 की वैल्यू क्या है 1 2 3, और रो 2 की वैल्यू क्या है 3 3 3, ठीक है। अब हमारे ये लूप से हमें रो 1 रो 2 की वैल्यू मिल गई। अब हम अंदर आते हैं, तो अंदर हमें ये काम करना है। तो ये काम है क्या, इसमें करना क्या है, पहले देखो इसमें पहले हमें इस पे आना पड़ेगा लूप पे। तो लूप क्या कह रहा है कि जो हमारी रो 1 और रो 2 जो बाहर वाले लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन आउटर कॉम्प्रिहेंशन से हमें जो रो 1 और रो 2 की वैल्यू मिल रही है, अब उनको भी जिप कर दो, उनको भी आपस में कंबाइन कर दो। तो इसका मतलब 1 के सामने 3, 2 के सामने 3, 3 के सामने 3,
ठीक है। तो अब कॉलम 1 और कॉलम 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो पहली बार कॉलम 1 की वैल्यू हो जाएगी 1, कॉलम 2 की वैल्यू हो जाएगी 3, अगली बार कॉलम 1 और कॉलम 2 की वैल्यू क्या हो जाएंगी 2, 3, उसके बाद क्या हो जाएगा 3, 3। समझ गए। तो हमें इसको भी हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अब हम कर क्या रहे हैं, कॉलम 1 इंटू कॉलम 2, मतलब जो भी इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 3 1 जा 3, तो हमारा आ जाएगा 3। ठीक है। इसके बाद 3, अब ये लूप दोबारा चलेगा, एक और इटरेशन होगी, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉलम 1 की वैल्यू हो जाएगी 2 और कॉलम 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, तो 3 2 जा 6, फिर 3 3 जा, यहाँ आ जाएगा 9। ठीक है। जैसे ही यहाँ पे 9 आया, हमारा ये वाला लूप खत्म हो गया। क्यों खत्म हो गया, क्योंकि हमारे रो 1 में ये पड़ा हुआ था और रो 2 में ये पड़ा हुआ था, तो रो 1 भी 3 बार चल गया और रो 2 भी 3 बार चल गया, खत्म हो गया। अब मतलब ये वाला जो हमारा अंदर वाला कॉम्प्रिहेंशन था ये खत्म हो गया। जैसे ही ये खत्म हुआ, तो देख रहे हो ये एक अलग से लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन है, मतलब इसका जो भी आंसर आएगा वो एक लिस्ट में आएगा। तो इसका मतलब जो भी हमारा 369 आया था उसको एक लिस्ट में रख दो, लिस्ट में रख दिया। ठीक है। अब अगली बार रो 1 और रो 2 की वैल्यू क्या होगी, रो 1 की वैल्यू हो जाएगी 4 5 6, रो 2 की वैल्यू हो जाएगी 4 4 4। अब ये दोनों अंदर वाले कॉम्प्रिहेंशन में जाएंगे, इसके हिसाब से मल्टीप्लाई होगा, 4 4 जा 16, 5 4 जा 20, 6 4 जा 24, तो 16 20 24 आ जाएगा, ये भी एक लिस्ट में आएगा। तो मतलब लिस्ट ऑफ लिस्ट बनेगी। देख लो यहाँ पे, एक लिस्ट ये रही, एक लिस्ट ये रही, एक लिस्ट ये रही। ये लूप हमारा 3 बार चलेगा ना, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे a कॉमा b को जिप करा हुआ है, ए कॉमा बी, मतलब यहाँ पे 3 ही यहाँ पे रो आपको दिख रही है, तो 3 ही बार लूप चलेगा, 3 बार लूप चलेगा, आप मतलब अंदर वाला कॉम्प्रिहेंशन भी 3 बार चलेगा, तो उसके लिए करस्पॉन्डिंग ये वैल्यूज आ रही है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। इसको पेन पेपर से सॉल्व करना तो ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। हमसे क्या कह रहा है कि पर्टिकुलर थिंग डॉट फॉर्मेट 1.234। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, जब भी हमें ऐसी कोई वैल्यू को प्रिंट करना हो, यहाँ पे ब्रैकेट्स के अंदर दिया गया है, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 0.2f, तो मतलब हमें फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू तो प्रिंट करनी है, मगर 0.2 का मतलब क्या, 0.2 का मतलब अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, तो 1.234 का मतलब अप टू 2 डेसिमल प्लेस तक ये क्या वैल्यू हो जाएगी 1.23 डेसिमल प्लेस। मतलब ये कह रहा है डेसिमल के बाद 2 वैल्यू उठा लो, मतलब अब बाकी जितनी भी उनको छोड़ दो, तो 1.23 हमारा आ जाएगा आंसर। तो अगर यहाँ 0.3 लिखा होता तो क्या हो जाता 1.234। ठीक है। तो अपने केस में 1.23 आया, देख लो 1.23 का है, ऑप्शन नंबर सी पे है, हमारा ये जो है यही प्रिंट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। हमसे क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डेटा स्ट्रक्चर इज रिटन बाय अ फंक्शन ग्लोबल एंड लोकल। तो जो भी हमारे ग्लोबल्स और लोकल्स नाम का जो हमारा फंक्शन होता है, इससे हमें कौन सा डेटा स्ट्रक्चर रिटर्न होता है, मतलब जब भी हम ग्लोबल से लोकल कॉल कर रहे होते हैं तो हमें कौन सा डेटा स्ट्रक्चर वापस मिलता है। तो हमेशा याद रखो, ग्लोबल्स और लोकल्स ये होता क्या है, ये क्या करेगा कि आपके जितने भी वैल्यूज हैं, ठीक है, तो उनको आपको पकड़ा देगा, जितने भी आपके वेरिएबल्स हैं उन सबको आपको पकड़ा देगा एक डिक्शनरी के फॉर्म में। तो ग्लोबल्स और लोकल्स कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज करते हैं, डिक्शनरी यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। हमसे क्या कह रहा है, इसका आउटपुट बताओ। एक्स में वैल्यू 1 पड़ी है, ठीक है भैया। एक हमने सीजी नाम का फंक्शन बना लिया, ये भी ठीक है। सीजी को हमने कॉल करा, सीजी को कॉल करा ग्लोबल एक्स, मतलब अब एक्स की वैल्यू 1 यहाँ पे अंदर फंक्शन के अंदर भी 1 चलेगी। एक्स में हमने एक बढ़ा दिया, तो x में वैल्यू कितनी होगी, 1 की जगह 2 हो गई, 2 हो गई। अब हम x को प्रिंट करें तो हमारा क्या आएगा, तो 2 आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 आते हैं। क्या कह रहा है कि ऑन असाइनिंग अ वैल्यू टू अ वेरिएबल इनसाइड अ फंक्शन इट ऑटोमेटिकली बिकम्स अ ग्लोबल वेरिएबल। जब भी हम किसी भी वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन करते हैं किसी फंक्शन के अंदर, समझ रहे हैं, यहाँ पे किसी भी नॉर्मल सा फंक्शन है उसके अंदर हम अगर किसी वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन कर रहे हैं, तो क्या वो ग्लोबल वेरिएबल होता है ना। ग्लोबल वेरिएबल क्या होते हैं, वो वेरिएबल जो हमारे पूरे प्रोग्राम में एक्सेस हो सकते हैं। बट यहाँ अगर हम किसी फंक्शन के अंदर कोई वेरिएबल बनाएंगे और उसको कोई वैल्यू असाइन करेंगे, तो क्या वो ग्लोबल हो जाएगा, ऐसा है नहीं, क्योंकि वो फंक्शन जैसे ही खत्म होगा वो वेरिएबल भी खत्म हो जाएगा। तो इसका मतलब वो पूरे प्रोग्राम में हम एक्सेस कर ही नहीं सकते, और जब प्रोग्राम में एक्सेस नहीं कर सकते तो वो ग्लोबल वेरिएबल हमारा होगा नहीं। तो हमारा इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा फॉल्स, क्योंकि ऐसा नहीं होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। हमसे क्या कह रहा है, इसका आउटपुट बताएं। ई इज इक्वल टू बटर, ठीक है, हमने फंक्शन बनाया हुआ है, पे एफ फंक्शन हमने कॉल करा हुआ है, इसमें हमने पास करा है बिटर, तो ए में जाके क्या से हो जाएगा बिटर। अब हम प्रिंट कर रहे हैं ए प्लस ई। अब बात ये है कि जब हम इस फंक्शन में देखें तो क्या यहाँ ए नाम से कोई वेरिएबल है क्या हमारा, तो ए नाम से हमारा वेरिएबल है बिल्कुल जो हमने पास करा हुआ है, तो प्रिंट ए। तो प्रिंट ए मतलब यहाँ बिटर, अब बिटर प्लस, अब बिटर के बाद यहाँ पे ई लगा हुआ है, ई का मतलब क्या, ई नाम का कोई वेरिएबल है इस फंक्शन में, तो इस फंक्शन के अंदर मुझे कोई ई नाम का वेरिएबल नहीं दिख रहा है, मगर फंक्शन के बाहर जरूर है। बट ये फंक्शन के बाहर है, तो अगर हमें इसको फंक्शन के अंदर यूज करना है तो हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा ना, क्या लिखना पड़ेगा, ग्लोबल ई। मगर ग्लोबल ई तो हमने यहाँ पे लिखा नहीं है, सॉरी, इसको मैं यहाँ पे ऐसे हटाता हूँ।
तो ग्लोबल ई तो हमने यहाँ पे लिखा नहीं, तो इसका मतलब हम बाहर की कोई चीज़ अंदर फंक्शन के यूज़ कर नहीं सकते। अगर हम ऐसा नहीं कर सकते तो यहाँ पे इसको पता ही नहीं है ई क्या है। अगर ई नहीं पता है तो क्या आ जाएगी, एरर आ जाएगी। तो हमारा प्रिंट तो हो जाएगा हमारा ए, मगर जैसे ही प्लस ई करेगा तो प्लस ई मतलब बटर यहाँ पे, अब कुछ लोग जल्दबाजी में लिख देंगे बिटर बटर, तो ये लिख देंगे, मगर ऐसा नहीं। ठीक है, यहाँ पे ई क्या देगा, एरर देगा। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा हमारा बिटर और फिर उसके बाद दे देगा एरर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। हमसे क्या कह रहा है कि what happens if a local variable exists with the same name as the global variable you want to access। तो होता क्या है कि अगर मान लो कि हमारा कोई ग्लोबल वेरिएबल है, जैसे ऊपर ही वाले केस में आते हैं, यहाँ पे ई में बटर लिखा हुआ था। ठीक है, तो अगर ये हमारा कोई ग्लोबल वेरिएबल है और हम किसी फंक्शन के अंदर एक और वेरिएबल बनाते हैं उसी नाम से जिसमें कोई और वैल्यू लिखी हो, जैसे कि ई में बटर था, ग्लोबल वैल्यू थी, और जब हम फंक्शन को कॉल करेंगे तो यहाँ पे ई की वैल्यू 5 है, तो क्या ये ई और ये ई सेम है? नहीं, ये ई क्या है, ये ग्लोबल वेरिएबल है, ये ई क्या है, ये लोकल वेरिएबल है। लोकल वेरिएबल मतलब ये फंक्शन के अंदर ही एक्सेस कर सकते हैं, इसे फंक्शन के बाहर एक्सेस नहीं कर सकते हैं। मगर ई जो है इसको हम फंक्शन के अंदर भी एक्सेस कर सकते हैं, ग्लोबल ई लिख के, और फंक्शन के बाहर भी एक्सेस कर सकते हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्या होगा अगर हम किसी लोकल वेरिएबल को एग्जिस्ट कर दें किसी फंक्शन के अंदर और वहाँ पे ग्लोबल वेरिएबल भी उसी का हो। तो देखो यहाँ पे ग्लोबल वेरिएबल ई का क्या है, बटर है, ई में बटर पड़ा हुआ है, बट हम अगर इस फंक्शन के अंदर बात करें तो ई में क्या वैल्यू पड़ी, 5। तो इसका मतलब ई में जो वैल्यू बटर पड़ी थी उससे हमें अब मतलब नहीं है। तो इसका मतलब जो हमारा ग्लोबल वेरिएबल था उसको हमने शेडोड कर दिया, शेडो उसमें डाल दी है, मतलब कह सकते हो अंधेरा कर दिया उस साइड। तो हमें मतलब ही नहीं है ग्लोबल वेरिएबल से, क्योंकि हमारे पास ई नाम का वेरिएबल है, इसमें पड़ी है वैल्यू 5। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ग्लोबल वेरिएबल क्या हो जाएगा, शेडोड हो जाएगा। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। क्या कह रहा है कि ए में 10 पड़ा हुआ है एंड ग्लोबल्स ए इज इक्वल टू 25। तो ए में वैल्यू 10 पड़ी है, हमने क्या, ए क्या है हमारा ग्लोबल वेरिएबल है, तो हमने क्या करा, ग्लोबल्स फंक्शन को कॉल करो। तो इसका मतलब ये क्या करेगा, ग्लोबल वेरिएबल की हमें डिक्शनरी निकाल देगा। अब ग्लोबल वेरिएबल की डिक्शनरी में यहाँ पे पड़ा होगा ना कि ए के सामने 10 पड़ा हुआ है, तो ए के सामने 10 पड़ा है, तो हम क्या कर रहे हैं, ए के सामने 25 कर दो। तो ए के सामने 10 पड़ा है, अब ए के सामने क्या होगा, 25 हो गया। तो हम अगर प्रिंट करेंगे ए को, तो हमारी ए की वैल्यू क्या प्रिंट हो जाएगी, 25 प्रिंट होगी, ना कि 10 प्रिंट होगी। समझे। यहाँ पे ग्लोबल्स क्या करता है, हमें डिक्शनरी रिटर्न करता है। इसके ग्लोबल के ऊपर जितने भी हम लोगों ने ग्लोबल वेरिएबल बनाए हुए हैं उन सबका एज अ डिक्शनरी में की वैल्यू पेयर के फॉर्म में दे देता है। तो उसकी वैल्यू पेयर के फॉर्म में ए की वैल्यू को क्या कर दो, 25। तो ए में 10 पड़ा है, उसकी वैल्यू होगी 25। तो अब हम ए को प्रिंट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 25। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। हमसे क्या कह रहा है, एक हमारे पास फंक्शन है एफ नाम का, कोलन एक्स इक्वल टू 4। तो आप सोच रहे होगे कि यहाँ एरर आएगी, तो ऐसा नहीं है, आप इसको इस तरह से लिखोगे तो भी चलेगा, आप कोलन के बाद लिखोगे तो भी चलेगा। तो हमने एक फंक्शन बनाया रखा है, एक्स की वैल्यू 1 है, हमने फंक्शन को कॉल करा, फंक्शन को हमने कॉल करा, अंदर है एक्स की वैल्यू 4 है। तो इस फंक्शन के अंदर जो ये एक्स है ये क्या है, लोकल वेरिएबल है, मतलब जैसे ही फंक्शन खत्म हो जाएगा ये एक्स की वैल्यू भी खत्म हो जाएगी। और इस x का हमारे ग्लोबल x इक्वल टू 1 से कोई लेना देना नहीं है। ये वाला जो है ये अलग है कि स्मॉल x जो है इस फंक्शन का है, एक लोकल वेरिएबल है। तो हमें जब फंक्शन को कॉल करते हैं x की वैल्यू 4 है, और फंक्शन को कॉल करा, अब ये फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है, तो रिटर्न हो जाएगा नन, मतलब ये फंक्शन खत्म हो गया। फिर यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं x, तो जो ये x प्रिंट होगा तो ये कहाँ हम कर रहे हैं, फंक्शन के बाहर प्रिंट कर रहे हैं ना, फंक्शन के बाहर प्रिंट करेंगे तो इसका ग्लोबल वेरिएबल क्या है, x है, उसकी वैल्यू क्या है 1, तो हमारा प्रिंट हो जाएगा 1। तो हमेशा याद रखना ग्लोबल वेरिएबल और लोकल वेरिएबल में कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। हमसे क्या कह रहा है कि डैश रिटर्न्स अ डिक्शनरी ऑफ मॉड्यूल नेम स्पेस एंड डैश रिटर्न्स अ डिक्शनरी ऑफ करंट नेम स्पेस। तो यहाँ पे हमें ये देखना पड़ेगा कि जो हमारा डिक्शनरी हमें रिटर्न कर रहा है मॉड्यूल के नेम स्पेस की, तो ओवरऑल जो मॉड्यूल है, आप कह सकते हो इसको, आप अगर मॉड्यूल को इस तरह से ना समझो, आप इसको समझ लो फंक्शन से। ठीक है, तो अगर हम पूरे पूरे ओवरऑल प्रोग्राम के बारे में बात करें तो हमें पूरे प्रोग्राम के बारे में, सारे वेरिएबल जितने भी ग्लोबल वेरिएबल हैं उन सब के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए एज अ डिक्शनरी। तो हम लोग वहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, ग्लोबल यूज़ करेंगे। तो वही एक तरह से यहाँ पे बता रहा है कि मॉड्यूल, जो पूरा पूरा मॉड्यूल है, अगर हमें उसके पूरे पूरे मॉड्यूल के बारे में हमें एक इन्फॉर्मेशन चाहिए, कौन से वेरिएबल की कौन सी वैल्यू है, कौन से ग्लोबल वेरिएबल की कौन सी वैल्यू है, तो उस केस में हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, ग्लोबल्स। तो यहाँ हम यूज़ कर लेंगे ग्लोबल्स। और ये हमसे क्या कह रहा है कि हमें डिक्शनरी चाहिए, तो मतलब या तो ग्लोबल्स यूज़ करेंगे या तो लोकल्स यूज़ करेंगे, तो ग्लोबल यूज़ कर चुके हैं। अब यहाँ पे आते हैं, हमसे क्या करें, करंट नेम स्पेस, मतलब किसी एक पर्टिकुलर फंक्शन के अंदर अगर हमें कुछ वैल्यूज चाहिए कि उस पर्टिकुलर फंक्शन के अंदर कितने वेरिएबल हम लोगों ने यहाँ पे यूज़ करे हुए हैं, तो किसी फंक्शन के अंदर अगर हम कोई वेरिएबल यूज़ करें तो वो वेरिएबल क्या होंगे, लोकल वेरिएबल होंगे। और लोकल वेरिएबल के बारे में अगर हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए कि कितने लोकल वेरिएबल हैं, हर एक वेरिएबल के सामने क्या वैल्यू पड़ी है, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, लोकल्स यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आ जाएगा, पहले वाले केस में ग्लोबल यूज़ करेंगे, दूसरे वाले केस में लोकल यूज़ करेंगे। हमेशा देखो ग्लोबल यूज़ होता है किसमें, जब हम पूरे प्रोग्राम में चेक कर रहे होते हैं कौन से वेरिएबल सामने कौन सी वैल्यू है, और अगर हमें ये चाहिए हो कि
एक लोकल वेरिएबल किसी फंक्शन के अंदर, तो उस फंक्शन के अंदर हम लोग क्या यूज़ करते हैं, लोकल्स का यूज़ करते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। हमसे क्या कह रहा है, हमारे पास फंक्शन f1 नाम का कोई सीन नहीं है, x की वैल्यू 10 पड़ी हुई, x की वैल्यू 12 पड़ी हुई है, तो हमारा ग्लोबल x है, इसमें 12 पड़ा हुआ है, f1 को हमने कॉल करा, यहाँ पे आते हैं x की वैल्यू 15 है, तो ये जो फंक्शन है इसके अंदर एक अपना खुद का वेरिएबल है x, इस x से कोई लेना देना नहीं है, इसकी वैल्यू 15 है, हम इसको प्रिंट करें तो हमारा क्या प्रिंट हो जाएगा, 15 प्रिंट हो जाएगा, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 15। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। हमसे कह रहा है हमारे पास एक फंक्शन है, हम x की वैल्यू क्या है, +1, तो x की वैल्यू +1 है, तो अगर हम x इक्वल टू +1 लिखें तो इसका मतलब ये अपने मन से x इक्वल टू 1 ही समझेगा। अब हमने +1 तो ऐसे ही फालतू में लगा दिया आपको कंफ्यूज करने के लिए। तो मान लो यहाँ पे x इक्वल टू +1 लिखा, तो कंफ्यूज नहीं होना, x की वैल्यू क्या पड़ी है, 1 पड़ी हुई है, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये जो है हमारा इक्विवेलेंट है x इक्वल टू 1, तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो x की वैल्यू 1 पड़ी है, हमने फंक्शन को कॉल कर दिया। फंक्शन के अंदर कोई x नाम का वेरिएबल है, देखो ये है, तो ये जो वेरिएबल है ये वेरिएबल फंक्शन के अंदर है, मतलब ये वेरिएबल लोकल वेरिएबल है, इसका इस वाले से कोई लेना देना नहीं है। तो फंक्शन को हमने कॉल करा है, x में वैल्यू 100 पड़ी हुई है, ठीक है, हम प्रिंट कर रहे हैं x को, तो x में क्या वैल्यू पड़ी हुई है, 100 पड़ी हुई है, तो हमारा क्या प्रिंट हो जाएगा, 100। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। समझ गए। यहाँ पे बस ये चीज अच्छी थी, x इक्वल टू +1, तो कुछ लोग यहाँ पे थोड़ा अटक जाते, कंफ्यूज हो जाते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। x में वैल्यू पड़ी है 5, एक हमारा फंक्शन 1 है, फिर हमारा फंक्शन 2 है, ठीक है, हमने f1 को कॉल करा, फंक्शन 1 को कॉल करा, तो फंक्शन 1 को हमने कॉल करा, यहाँ पे हम लोग ग्लोबल x को यूज कर रहे हैं। ग्लोबल x मतलब क्या, देखो ग्लोबली कोई x नाम का वेरिएबल है क्या, तो ग्लोबल x नाम का वेरिएबल है, इसमें वैल्यू पड़ी है 5, तो हमारा यहाँ पे क्या हो गया, x की वैल्यू 5। अब x की वैल्यू 4 कर दो, मतलब जो x की वैल्यू 5 थी ग्लोबली, उसको हम लोगों ने क्या किया, x की वैल्यू 4 कर दी, तो मतलब यहाँ पे वैल्यू क्या हो गई, x की 4 हो गई, ठीक है। अब हम यहाँ पे टोटल इज इक्वल टू, हमने f2 फंक्शन को कॉल करा और 1,2 पास कर दिया, f2 फंक्शन में 1,2 पास हुआ, तो a की वैल्यू हो गई 1, b की वैल्यू हो गई 2, ग्लोबल x, तो अभी x की वैल्यू कितनी है, 4 है, क्योंकि हमने उसको एडिट कर दिया, उसमें वैल्यूज को चेंजेस ला दिए उसकी वैल्यूज में, तो हम लोग की ग्लोबल वैल्यू क्या पड़ी है, x की 4, तो a प्लस बी प्लस एक्स, तो इसमें मतलब a में वैल्यू पड़ी थी 1, b में पड़ी है 2, x में पड़ी है 4, तो 4 2 6 7, तो हमारे टोटल में कितना आ जाएगा, 7, और 7 हमारा यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी मतलब 7 आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। हमारे पास एक फंक्शन है, इस पे नहीं जाना है, अंदर आते हैं। x में वैल्यू पड़ी है -2, फिर x में वैल्यू पड़ी है 4, तो पहले x नाम का एक बॉक्स बना मेमोरी में जिसमें वैल्यू पड़ी थी -2, उसके बाद क्या हुआ, x में वैल्यू हो गई 4, तो मतलब -2 पड़ा हुआ था, अब -2 जो है ओवर राइट हो गया, उसको हटा दिया गया, उसके ऊपर से 4 लिख दिया गया, तो अब x की वैल्यू क्या है, 4 है। तो हमेशा याद रखो जो बाद में हम चेंजेस करते हैं तो वही वैल्यू रहती है, x की वैल्यू 4 हो गई। सैन नाम का फंक्शन हमने कॉल करा हुआ है जिसमें हमने 12 पास करा है, तो x में वैल्यू चली गई 12, फिर हम प्रिंट कर रहे हैं x प्लस 1, तो यहाँ पे x में वैल्यू जो 12 गई है, तो 12 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 13, तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा, 13, तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। सॉरी यहाँ पे कॉमा लगा दिया मैंने। क्वेश्चन नंबर 19 आते हैं। ये क्या कह रहा है, f1 नाम का फंक्शन है मेरे पास, तो जब भी देखो ऐसे क्वेश्चन करने होते हैं बिल्कुल लाइन बाय लाइन चलते हैं, तो आपका तुरंत आंसर आ जाता है। x में वैल्यू 12 पड़ी हुई है, ठीक है भैया, प्रिंट कर दो x, तो हमने x की वैल्यू 12 करी और प्रिंट कर दिया स्ट्रिंग में x। अगर हम यहाँ पे सिंपल ऐसे x लिखते तो हमारा आंसर आ जाता है 12, बट हमारे केस में हम लोगों ने क्या करा है, इसको ऐसा स्ट्रिंग के फॉर्म में प्रिंट करा है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, तो x हमारा प्रिंट हो जाएगा। अब कुछ लोग जो है सोचेंगे, अब देखो कुछ लोग की आदत क्या होती है, पहले फंक्शन को देखते हैं तो फंक्शन को ही देखने लगते हैं, इसके अंदर अच्छा क्या क्या है, क्या क्या है इसके अंदर, तो भाई साहब तुम्हें मतलब ही क्या है, जब तक फंक्शन को हम लोग कॉल नहीं कर देते तब तक का आपको फंक्शन नहीं देखना है। इस केस में हम लोगों ने फंक्शन को नहीं देखा और ये देखो इन लोगों ने कॉल भी नहीं करा, तो हम लोग बच गए ना फंक्शन को देखने से, वरना हमारा समय बर्बाद होता है। एमसीक्यू सॉल्व करने में समय बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो x की वैल्यू 12 है, प्रिंट कर दिया x, हमारा प्रिंट हो गया स्ट्रिंग के फॉर्म में x, ठीक है। तो यहाँ पे 12 कुछ लोग प्रिंट कर देंगे, कुछ लोग पता नहीं क्या क्या कर देंगे, तो वो सब नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। क्या कह रहा है, x में वैल्यू हमारी 100 पड़ी हुई है, कोई सीन नहीं भैया, पड़ी हुई है, ठीक है। हम लोगों ने फंक्शन 1 है हमारे पास, इसको नहीं देखेंगे, फंक्शन 2 है, इसको भी नहीं देखेंगे। अब हम प्रिंट कर रहे हैं x को देख रहे हो, मतलब x में वैल्यू 100 पड़ी हुई है, ठीक है। फंक्शन 1 बना दिया, फंक्शन 2 बना दिया, लड़के पगलाए जा रहे हैं कि फंक्शन 1 हमें क्या वापस देगा, फंक्शन 2 में क्या हो रहा है, और सीधा किसी भी फंक्शन को उन्होंने कॉल करा ही नहीं, सीधा प्रिंट कर दिया x, तो x में वैल्यू 100 पड़ी है, उसी को हमने प्रिंट कर दिया, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 100। तो हमेशा एक चीज याद रखो, फंक्शन दिया है, कभी भी फंक्शन को मत देखो, जब तक उसको कॉल ना किया जाए तब तक आप उसे नहीं देखेंगे, ठीक है। अभी हम लोगों ने बेहतरीन इन 20 नंबर पे और 19 नंबर पे यही एग्जांपल देखा है, फंक्शन इन लोगों ने बना दिया बट कॉल नहीं करा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। हमारे पास फंक्शन बना हुआ नहीं देखेंगे, ठीक है। F1 इन्होंने कॉल करा तो अब देखना पड़ेगा, अब मजबूरी है,
तो F1 को इन्होंने कॉल करा और 15 पास करा, तो F1 को कॉल करा, x में वैल्यू आ गई 15, x में वैल्यू 15 पड़ी हुई थी, मगर अब हम लोग यहाँ पे ग्लोबल x कर रहे हैं, तो क्या ग्लोबली कोई x नाम का वेरिएबल आपको दिख रहा है इस पूरे प्रोग्राम में? भाई साहब, इस फंक्शन के बाहर यही दो लाइन है और यहाँ पे x का कोई जिक्र है नहीं, तो इसका मतलब ग्लोबल x तो कुछ है ही नहीं। और जब ग्लोबल x कुछ है ही नहीं, तो इसका मतलब हम कोई ऐसा वेरिएबल, कोई ऐसे x वेरिएबल की बात कर रहे हैं जो ग्लोबल मतलब इस फंक्शन के बाहर है ही नहीं। अगर कोई वेरिएबल प्रेजेंट नहीं है तो क्या आ जाएगी, हमारी एरर आ जाएगी। तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा यहाँ पे, एरर। ठीक है, तो देखो चीज़ों को गौर से समझना है। अब यहाँ पे गंगा में नहीं बहते चले जाना है कि 15 आया तो 15 यहाँ आ गया, 15 में हम एक और जोड़ देंगे और 16 और प्रिंट कर देंगे 16, और 16 पे यहाँ पे क्लिक कर दिया और सबमिट कर दिया और बेचारा गलत हो गया, अभी कट गया नंबर। तो ऐसा नहीं करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। एक्स में वैल्यू पड़ी है 12, यहाँ पे मैं एक एंटर और मार देता हूँ ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो। एक्स में वैल्यू पड़ी है 12, हमने एक फंक्शन बनाया, इसको नहीं देखेंगे। x में वैल्यू पड़ी है 15, इसका मतलब पहले x में वैल्यू 12 थी, बट अब x में कितनी वैल्यू है, 15 है, और हमने f1 को कॉल करा है 4 के लिए। तो हम लोगों ने f1 को 4 के लिए कॉल करा, तो a में वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई। अब b इज इक्वल टू एक्स का मतलब क्या है, अब यहाँ पे हमने b को तो पास करा नहीं है, मगर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, b इज इक्वल टू एक्स, तो इसका मतलब b नाम का जो एक वेरिएबल बनाओ उसमें x की वैल्यू डाल दो, और ये x आएगा कहाँ से, हम लोगों ने यहाँ x की वैल्यू पास तो करी नहीं है, तो x कहाँ से आएगा, x आएगा हमारा ग्लोबल वेरिएबल। तो ग्लोबल वेरिएबल हमारा पहले 12 था, उसको हमने एडिट करके 15 कर दिया, तो हमारा b में वैल्यू क्या आ गई, 15 आ गई। और प्रिंट कर दो a, b, तो हमारा क्या प्रिंट हो जाएगा, a में वैल्यू पड़ी थी 4 और हमारा b इज इक्वल टू एक्स, तो b में क्या वैल्यू आ गई 15, तो 4, 15 हमारा प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा ये हो गया। फिर एक और चीज़ यहाँ पे हमें ध्यान देनी है क्वेश्चन नंबर 23 में, कि हमारे पास एक फंक्शन है f नाम का, कभी फंक्शन नहीं पढ़ना है, a में पढ़ा हुआ है वर्ड। ये थोड़ा सा इसके ऑप्शंस बड़े हैं तो इसको अच्छे से समझना पड़ेगा हम लोग को। ठीक है, तो बहुत ही आराम से चलते हैं। फंक्शन बना है, a में वैल्यू पड़ी है वर्ड, याद रखना वर्ड पड़ा हुआ है। f को हमने कॉल करा तो ग्लोबल a, तो ये फंक्शन कोई ग्लोबल वेरिएबल यूज करना चाहता है a नाम का, तो a नाम का कोई ग्लोबल वेरिएबल है क्या इस फंक्शन के बाद, बिल्कुल है, उसमें वैल्यू पड़ी है वर्ड, तो वर्ड को उठा लेगा और a में क्या हो गया, वर्ड, अब प्रिंट कर देगा वर्ड। तो पहले हमारा क्या प्रिंट हो गया, WORD, वर्ड हमारा प्रिंट हो गया। इसके बाद a की वैल्यू कर देंगे ये लोग हेलो, तो अब पहले a में वर्ड पड़ा हुआ था, अब a में हो गया हेलो, क्योंकि जितने भी चेंजेस इस फंक्शन के अंदर हो रहे हैं वो हो किस पे रहे हैं, ग्लोबल वैल्यू पे हो रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने ग्लोबल a वहाँ पे पहले ही लिख दिया है। तो a में पहले प्रिंट हो गया वर्ड, फिर a में वैल्यू आ गई हेलो, तो प्रिंट कर देंगे a, तो पहले प्रिंट होगा वर्ड, फिर हमारा प्रिंट होगा हेलो, क्योंकि हम यहाँ हेलो प्रिंट कर रहे हैं, और इसके बाद हम दोबारा बाहर आके a को प्रिंट कर रहे हैं, तो जब बाहर आके a को प्रिंट करेंगे तो ये वर्ड की जगह क्या हो चुका है, हेलो, क्योंकि हम लोगों ने इसको चेंज कर दिया फंक्शन के अंदर। तो हमारा पहले प्रिंट होगा वर्ड, फिर होगा हेलो, फिर होगा हेलो, तो हमारा क्या आ जाएगा, वर्ड हेलो हेलो, ढूंढो कहाँ पे, वर्ड हेलो हेलो, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पे सही है। क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। f1 नाम का हमारे पास फंक्शन है, हम प्रिंट क्या कर रहे हैं, f1 नाम के फंक्शन में 2 को पास कर दो और एक लिस्ट पास कर दो, इसमें 3 4 पड़ा हुआ है, तो a में क्या चला गया मेरा 2 और b में क्या चला गया 3 एंड 4। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे b इज इक्वल टू एम्प्टी लिस्ट दिया गया, तो मान लो अगर कोई बंदा यहाँ पे इस चीज को नहीं लिखता है, f1 में सिर्फ एक वेरिएबल पास करता है, तब भी एरर नहीं आएगी, क्योंकि हम लोगों ने b की डिफॉल्ट वैल्यू यहाँ पे खाली लिस्ट यहाँ पे रखी हुई है। इसका मतलब क्या है कि अगर हम लोग यहाँ पे b की वैल्यू पास नहीं भी करेंगे तो भी वो कंसीडर कर लेगा कि b की वैल्यू एम्प्टी लिस्ट है, मगर हम लोगों ने यहाँ पे अगर वैल्यू पास कर दी है तो जो भी यहाँ पे वैल्यू पास करेंगे ये जाके b की वैल्यू हो जाएगी। तो अभी b की वैल्यू क्या हो गई 3 एंड 4, b में हम लोग अपेंड कर देंगे a को, तो 3 और 4 पहले से पड़ा हुआ था b में, उसमें अपेंड कर दिया a को, मतलब अपेंड कर दिया 2 को, तो हो जाएगी b की वैल्यू 3 4 एंड 2, और हम b को वापस कर दे रहे हैं, और जो हमारा फंक्शन वापस करेगा हम उसको प्रिंट कर देंगे। तो हमारा फंक्शन क्या वापस कर रहा है 3, 4, 2 एक लिस्ट के अंदर, तो हमारा क्या आ जाएगा 3, 4, 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं। हमसे क्या कह रहे हैं, बड़ा सा फंक्शन है यहाँ पे, इसको नहीं देखेंगे, पहले यहाँ पे आते हैं p, q, r, s इक्वल टू 1 2 3 4। तो इसको मैं आपको यहाँ पे आइडियली में भी चला के दिखाऊंगा। तो जब भी हमें मल्टीपल वेरिएबल्स को एक साथ यहाँ पे डिफाइन करना होता है कि इनकी क्या क्या वैल्यू होगी, इनिशियलाइज करेंगे इनको किसी वैल्यू से, तो हम लोग इसको यहाँ पे इस तरह से यूज कर सकते हैं। तो p, q, r, s इक्वल टू 1 2 3 4, तो p में चली जाएगी 1, q में जाएगा 2, r में जाएगा 3, s में जाएगा 4। तो अभी मैं आपको अगर यहाँ पे दिखाऊं, p को प्रिंट करूं तो 1 q r एंड s आपके सामने 1 2 3 4। ठीक है, तो एक तरीका होता है हमारा मल्टीपल वेरिएबल्स को एक साथ वैल्यू प्रोवाइड करने का, एक साथ वैल्यू इनिशियलाइज करने का। तो हम लोगों ने p q r s 1 2 3 4 डाल दिया, हमने f को कॉल करा 5 10 15 भेज दिया है, f को हमने कॉल करा, p की वैल्यू हो गई 5, q की वैल्यू हो गई 10 और r की वैल्यू हो गई हमारी 15।
ग्लोबल एस, तो ग्लोबल एस मतलब एस को हम लोग ने बाहर से बुला लिया, तो एस की बाहर वाली वैल्यू क्या है 4 है, तो एस में वैल्यू आ गई 4। अब p में वैल्यू कर दी हमने 10, तो p की वैल्यू हो गई 10। हम लोग असाइन करें, मतलब p की पहले वैल्यू क्या थी 1 थी, बट जब हमने फंक्शन को कॉल करा तो फंक्शन ने 5 पास करा, तो p की वैल्यू क्या हो गई 5। मगर अब हम क्या करें, p की वैल्यू कर दे रहे 10, तो जो हम लोग आखिर में वैल्यू असाइन करेंगे वही तो मानी जाएगी। तो p में वैल्यू पड़ी है 10, q में पड़ी 20, फिर r में पड़ी है 30 और s में पड़ी है 40। तो जो हमारे ग्लोबल वेरिएबल s था उसकी वैल्यू 4 थी, उसको हमने 40 कर दिया, तो मतलब ये भी क्या हो गया 40 हो गया। ठीक है, यहाँ पे 40 में लिखता नहीं हूँ, बट आप मन में समझ लो कि एस की वैल्यू 40 होगी बाहर भी। तो पी क्यू आर एस की वैल्यू ये हम प्रिंट कर रहे हैं, पी कॉमा क्यू कॉमा आर कॉमा एस, तो हमारा 10 20 30 40 प्रिंट हो जाएगा। तो हमारा क्या प्रिंट हो गया 10 20 30 एंड 40। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पे सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं। हमारा फंक्शन बना हुआ है, इसको नहीं देखेंगे। F3 को हमने कॉल करा है, F3 को कॉल करा है तो F में 3 x की वैल्यू 3 हो गई, प्रिंट कर दिया आउटर, तो हमारा आउटर प्रिंट भी हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग कर रहे हैं F1 1, तो F1 नाम का तो कोई फंक्शन है ही नहीं। F1 का फंक्शन, ये फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन है, तो अगर हमें F1 को कॉल करना है तो हम लोग क्या लिखेंगे f.f1, या फिर हम इस फंक्शन के अंदर ही हम यहाँ पे इस फंक्शन को कॉल कर देंगे। बट यहाँ पे F1 नाम का कोई फंक्शन तो है नहीं, बाहर बाहर देखते हैं तो यहाँ पे तो है नहीं, तो यहाँ क्या आ जाएगा एरर आएगी। तो पहले हमारा प्रिंट हो जाएगा आउटर, फिर हमारा क्या आ जाएगा एरर, तो आउटर और एरर हमारा ऑप्शन नंबर ए है, तो यही सही होगा। क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं। तो ये हमसे कह रहा है ए में वैल्यू 7 है, बी में 6 है, सी में 3 है, तो आप ये बताओ कि इसमें से कौन सी एक्सप्रेशन हमें फॉल्स रिटर्न करने वाली है। तो एंड है और है एंड है। तो एंड के केस में हम लोग को फ़ायदा ये है कि अगर कोई भी लेफ्ट साइड या फिर राइट साइड अगर हमें फॉल्स मिल गया तो इसका मतलब वो पूरी वैल्यू ही फॉल्स हो जाएगी, हम लोग दूसरे को चेक करेंगे ही नहीं, क्योंकि एंड हमेशा ट्रू हमें तब देगा जब लेफ्ट साइड भी हमें आंसर ट्रू मिले और राइट साइड भी हमें आंसर ट्रू मिले। तो इसको चेक करते हैं। तो ए बी सी की वैल्यू आपके सामने है, ए में 7 है, बी में 6 है, सी में 3 है, तो इसको याद रखना है कि कौन सी वैल्यू क्या है। ए प्लस बी मतलब 13, क्या 13 बड़ा होता है 3 से, बिल्कुल है, तो इधर आ गया ट्रू। इधर चेक करेंगे ए इंटू बी मतलब 6 वन 42, 42 प्लस 3 45, क्या 45 बड़ा है या बराबर है सी प्लस ए के 10 के, तो बिल्कुल सही बात है, ये हमें आंसर दे रहा है ट्रू, मतलब ये तो सही हमारा आंसर ऑप्शन में, मतलब ये वाला ऑप्शन हमारा गलत हो गया, क्योंकि हमें वो पता करना है जो हमें फॉल्स देगा। ए इंटू बी मतलब 42, क्या 42 बड़ा है सी इंटू ए से मतलब 21 से, क्या 42 बड़ा है 21 से, सही बात है, ये ट्रू हो गया। ए इंटू बी, क्या 42 मेरा कम है या बराबर है ए इंटू बी इंटू सी के, तो ऐसे ही दिख रहा है ए इंटू बी हमेशा कम होगा इंटू बी इंटू सी के, तो ये भी ट्रू होगा, तो ये भी हमें आंसर पूरा ट्रू दे रहा है। ए इंटू सी मतलब 21, क्या 21 मेरा बड़ा होगा ए इंटू बी इंटू सी के, मतलब 7 इंटू 6, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये वैल्यू हो जाएगी हमारी फॉल्स। ये फॉल्स है, मगर यहाँ पे क्या लगा है और लगा हुआ है, और लगा है मतलब ए इंटू सी 7 3 या 21, क्या 21 मेरा कम है या बराबर है बी इंटू सी के, क्या 21 मेरा कम है या बराबर है 18 के, तो ये भी गलत है, तो हमारा ये भी गलत हो गया और ये भी गलत हो गया। जब हमारे दोनों गलत हो गए तो और में हमें क्या आंसर मिल जाएगा फॉल्स, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तो हमारा यही आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं। तो ये जावड़ सा क्वेश्चन है, बड़ा सा, हालत खराब करने के लिए, कोई सीन नहीं है, हो जाएगा। यहाँ पे आते हैं, हमारे पास लिस्ट वन नाम का एक बड़ा सा लिस्ट है, एंड हमने फंक्शन बनाया है बड़ा सा, एंड देन उसके बाद हमने इस फंक्शन को कॉल करा है। तो फंक्शन के अंदर आते हैं, हम लोग ट्राई क्या कर रहे हैं, आई में वैल्यू 3 पड़ी हुई, ठीक है। लिस्ट वन में आई इंडेक्स पे क्या पड़ा हुआ है, लिस्ट वन के थर्ड इंडेक्स पे क्या पड़ा है, तो 0 1 2 3 40 पड़ा हुआ है, तो यहाँ पे आ गया हमारा 40। मैं यहाँ पे लिखता भी जा रहा हूँ 40 अपॉन लिस्ट वन का आई प्लस वन, तो आई प्लस वन मतलब आई में वैल्यू 3 है, आई प्लस वन वैल्यू 4 है, तो लिस्ट वन के फोर्थ इंडेक्स पे क्या पड़ा हुआ है 0 1 2 3 4 0 पड़ा हुआ है, तो यहाँ पे आ गया 0, और ये सॉल्व होगा 40 अपॉन 0 सॉल्व होगा। तो जब भी हम किसी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो हमारा क्या आता है एरर में आता है, कौन सी एरर में आती है 0 डिवीजन एरर। तो जैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आएगा 0 डिवीजन एरर, और जैसे ही हम लोगों ने ट्राई ब्लॉक में इसको चलाया तो हमारी आई एरर, और एरर आई तो हमारा एक्सेप्ट ब्लॉक में दौड़ेगा, क्या एक्सेप्ट ब्लॉक में क्या 0 डिवीजन एरर लिखा है, तो देखो एक्सेप्ट बॉक्स में 0 डिवीजन एरर लिखा है, तो इसका मतलब अब हमें 4-5 लाइन जो लाल कलर की नहीं आ जाती, हमें वो नहीं देनी है, हमें उसकी जगह जो ये एक्सेप्ट ब्लॉक हमसे कह रहा है हमें वो प्रिंट कर देना है। तो क्या प्रिंट कर रहा है 1, तो हमारा क्या प्रिंट हो गया 1 हमारा प्रिंट हो चुका है। अब देखो इंडेक्स एरर तो है नहीं, तो ये चीज़ खत्म हो जाएगी, तो हमारा ट्राई ब्लॉक ने एक एरर मारा, तो एक्सेप्ट हमारा चल गया, हमारा प्रिंट हो गया 1। अब इसके बाद हमारा फाइनली चलेगा, तो फाइनली क्योंकि ट्राई के बाद हमेशा एक्सेप्ट चलता है, एक्सेप्ट अगर एरर आई तो, और उसके बाद क्या चलता है फाइनली, तो फाइनली क्या कर रहा है प्रिंट कर रहा है 4, तो हमारा 1 प्रिंट हो गया, हमारा 4 प्रिंट हो गया। अब हमसे क्या कह रहा है प्रिंट 5 भी कर दो, तो 1 हो गया 4 हो गया 5 हो गया, 3 वैल्यू हमारी प्रिंट हो गई। तो 1 4 5 कहाँ प्रिंट हो रहा है देख लो, 1 4 5, तो ऑप्शन नंबर बी सही है, समझ गए। क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं।
28 था, ठीक है। 29 पे आते हैं, हमसे क्या कह रहा है, ये हमें मार्क्स नाम की कोई लिस्ट दी गई है नीचे, तो हमसे कह रहा है आइडेंटिफाई करो पाइथन कोड को जो हम लिखने वाले हैं लाइन नंबर 1 पे, तो हमारा आंसर क्या आ जाए, FA2 और 95। तो हम चाहते हैं कि हमारा आंसर ये आ जाए। मार्क्स नाम की लिस्ट है, FA1 80, FA2 85, FA3 90, ये फलाना वैल्यूज पड़ी हुई है मार्क्स नाम की लिस्ट में। रिपोर्ट इज इक्वल टू मार्क्स का -4 इंडेक्स से लेके आखिर तक, तो इसका मतलब रिपोर्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1, -2, -3, -4। तो मतलब -4 से उठाओ और आखिर तक सारी वैल्यूज को उठा लो मार्क्स वाली लिस्ट से और इसको एक लिस्ट बना दो और उसमें वैल्यू रख दो। तो रिपोर्ट में हमारी ये वैल्यूज आ गई। अब हमसे क्या कह रहा है कि इस लाइन पे हम ऐसा क्या लिखें कि प्रिंट, जब भी हम रिपोर्ट को प्रिंट करें तो मेरा आंसर आ जाए। तो हमें रिपोर्ट को प्रिंट करना है, तो मतलब इस लाइन में हमें कुछ ऐसा लिखना है कि हमारा आंसर आके रिपोर्ट में सेव हो जाए, क्योंकि हमें रिपोर्ट में मतलब मार्क्स नाम की हमारे पास लिस्ट है, रिपोर्ट नाम की लिस्ट है, हमें कुछ ऐसा चेंजेस करने हैं कि हमारे रिपोर्ट में कुछ वैल्यू आ जाए और वो वैल्यू क्या हो, FA2 और 95। तो हमें ये कैसे मिलेगा, अब ये देखो। तो यहाँ पे हमें ऑप्शन क्या कह रहा है कि रिपोर्ट में क्या आ जाए, रिपोर्ट का इंडेक्स नंबर 0। तो रिपोर्ट का इंडेक्स नंबर 0 क्या है, रिपोर्ट का FA2 है, तो हमें FA2 चाहिए क्या, FA2 चाहिए, मतलब यहाँ से इस लाइन से हमें FA2 मिल सकता है, मतलब मेरा काम हो रहा है। मार्क्स का 5 इंडेक्स से लेके आखिर तक सारे उठा लो। मार्क्स का 5th इंडेक्स, 0th इंडेक्स, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, तो मतलब 95 उठा लो और आखिर तक सारे, 95 अकेला ही है। तो हमारा क्या हो जाएगा, रिपोर्ट का 1, इसका मतलब FA2 उठाया और मार्क्स का 5 से लेकर आखिर तक मतलब 95 उठाया, तो FA2 95 ही हमें चाहिए। तो यही अगर हम ये लाइन यहाँ पे उठा के लिख दें इस जगह पे, तो फिर मेरा जो आंसर आएगा वो आएगा FA2 95। तो ऑप्शन नंबर ए ही यहाँ पे हमारा सही हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से हमारा यही होगा, तो हमें बाकी ऑप्शन चेक करने की जरूरत ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं। ये क्या कह रहा है कि व्हाट वुड बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड। नेम 1 में पढ़ा है रॉजर, नेम 2 में पढ़ा है रॉबर्ट, ठीक है। हम लोगों ने एक फंक्शन बनाया हुआ है और हम लोग यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं बिफोर स्वैपिंग नेम 1 क्या है ये और नेम 2 क्या है ये। तो हमारा पहले क्या प्रिंट हो जाएगा, बिफोर स्वैपिंग नेम 1 हमारा रॉजर और नेम 2 हमारा रॉबर्ट। देख लेते हैं पहले ये कहाँ मैच हो रहा है। तो बिफोर स्वैपिंग नेम 1 रॉजर, ये वाला सही है। तो नेम 1 रॉजर रॉबर्ट, रॉजर रॉबर्ट रॉजर, चारों में ही हमारा पहला ऑप्शन मतलब सेम है। तो अभी हमें पता नहीं कौन सा आंसर है, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, एक फंक्शन कॉल कर रहे हैं, नेम 1 कॉमा नेम 2 इसमें पास कर रहे हैं। तो फंक्शन हमने कॉल करा और नेम 1 नेम 2 पास करा और ये फंक्शन कुछ वैल्यूज को इधर उधर कर रहा है, ठीक है। मगर एक बात बताओ, ये जो ये नेम 1 और नेम 2 है ये क्या है, ग्लोबल वेरिएबल्स हैं, और ये जो नेम 1 और नेम 2 ये क्या है, लोकल वेरिएबल है। मतलब जैसे ही फंक्शन खत्म होगा ये नेम 1 नेम 2 खत्म हो जाएंगे। तो हमारा फंक्शन चला, इसने कुछ गुंडई करनी थी, इसने करी और उसके बाद ये खत्म हो गया। खत्म हो गया तो हम अगली लाइन पे यहाँ पे हम क्या प्रिंट करें, आफ्टर स्वैपिंग नेम 1 ये होगा, नेम 2 ये होगा। अब आप ये बताओ, ये जो नेम 1 और नेम 2 हम प्रिंट कर रहे हैं ये हमारा ग्लोबल वेरिएबल होगा, ये प्रिंट होंगे, या फिर हम इस फंक्शन के अंदर से कोई वैल्यू को निकाल के प्रिंट करेंगे। तो ये फंक्शन के अंदर जितने भी वैल्यूज हैं वो लोकल हैं, तो उनको हम यूज नहीं कर सकते क्योंकि फंक्शन हमारा खत्म हो गया, बर्बाद हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे प्रिंट करेंगे ग्लोबल वेरिएबल। तो ग्लोबल वेरिएबल नेम 1 क्या है, रॉजर, और नेम 2 क्या है, रॉबर्ट। मतलब दोनों ही केस में, ऊपर वाले प्रिंट में और नीचे वाले प्रिंट में, सिर्फ बिफोर स्वैपिंग और आफ्टर स्वैपिंग के बाद रॉजर और रॉबर्ट ही प्रिंट होगा। तो यहाँ पे रॉजर रॉबर्ट नन नन है, तो ये वाला गलत हो गया। रॉजर रॉबर्ट, रॉबर्ट रॉबर्ट, ये भी गलत हो गया। रॉजर रॉबर्ट, रॉजर रॉबर्ट, तो ये सही है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही, क्योंकि हम लोग ग्लोबल वेरिएबल को यहाँ पे प्रिंट करा रहे हैं और लोकल वेरिएबल से हमें कोई मतलब नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 30 भी हमारा हो गया। तो आज के क्वेश्चन सारे ही तगड़े थे, मतलब ठीक ठाक थे, ज़्यादा कुछ तगड़े भी नहीं कह सकते, बट आपके लेवल पे थोड़ा सा तो हाई होगा ही। तो आज हम लोग ने बेसमेंट MCQs का पार्ट 14 देखा हुआ पाइथन में। अब आने वाले जितने भी 5-6 और वीडियोस होंगे इस पे, तो उस पर आपको एक से एक तगड़े क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। और मान लो कोई आपको नहीं भी आता कोई MCQ, तो आप कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको तुरंत के तुरंत जवाब दूंगा, आधे घंटे के अंदर पक्का, ठीक है।